देवतुल्य भाइयों एवं मातृशक्ति, आज स्वाध्याय एवं सत्संग का क्रमांक संख्या 160 है, जिसमें हमारे आज आदरणीय वागीश शर्मा जी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और आज उनका जो विषय है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद जी का जीवन वृत्तांत लेंगे। इससे पूर्व भी आप जो है राष्ट्रपति एपीजे कलाम, राजेंद्र प्रसाद और रामभद्राचार्य जी, भगत सिंह पर ले चुके हैं। अब हम आदरणीय एन के नैब साहब से निवेदन करते हैं कि वो आदरणीय वागीश शर्मा जी के शब्द 2 शब्द कहें। आदरणीय एन के नैब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत है हमारे हर दिल अजीज श्री वागीश शर्मा जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और अपने बहुत ही व्यस्त समय से समय निकाल के हम लोग की जूम की मीटिंग को अटेंड करते हैं और उसको संबोधित भी कर रहे हैं। और अब तक उन्होंने महान 4 हस्तियों के विषय में पहले ही बता चुके हैं। आज 5वां उनका उद्बोधन है महान हस्ती के विषय में, और ये उनका तारतम्य बना हुआ है क्रांतिकारियों के विषय में हम सबको अवगत कराने का, महान विभूतियों को बारे में हम लोग को अवगत कराने का। उन्होंने रामभद्राचार्य साहब के बारे में बताया, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद साहब के बारे में बताया, भगत सिंह साहब के बारे में बताया। आज एक महान सपूत जो कि अपनी जवानी में ही चले गए। आज मैं जब उनका बायोडेटा पढ़ रहा था तो 1906 में पैदा हुए, 25 वर्ष की आयु में 1931 में ही उन्होंने सुसाइड कर लिया या उनको ही वाज शॉट डेड। एक कंट्रोवर्सी है और उनका बीच में उनका काफी कंट्रोवर्शियल चरित्र रहा। गांधी जी के साथ भी उनका थोड़ा सा किन्हीं बातों पे मतभेद रहा। इन सब के विषय में आज विस्तार से बताएंगे हमारे वागीश शर्मा साहब। उनकी मधुर वाणी है, बहुत हंसमुख है और कंठस्थ रखते चीजों को एक तारतम्य में एक साथ एक कहा जाए पिच पे पूरी बात अपनी कहते हैं। उनका उद्बोधन बहुत सराहनीय रहा है। अब तक जितने भी उन्होंने प्रोग्राम किए हैं और आज भी हम उनका स्वागत कर रहे हैं कि हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले एक ऐसे महान सपूत जिनके बारे में लोग बहुत नहीं जानते हैं, सिवाय 1 या 2 कांड के बारे में कि उनको, वैसे मैं कहूँ तो चंद्रशेखर आजाद साहब के बारे जब हम बचपन में पढ़ते थे स्कूल की किताबों में, तो पता नहीं उनका नाम सुनते ही ना जैसे बाहों में एक अजीब सी आ जाती थी, ऊर्जा आ जाती थी कि इनके जैसा होना है, इनके जैसा खुददार होना है। उनका होता था मुझे अंग्रेज पुलिस के हाथों नहीं लगना है, मुझे पुलिस के हाथों नहीं लगना, मुझे खुद ये मैं इनका बंदी नहीं बनूंगा। ये खुददारी, ये उनकी मनमौजी जो थी, ये हमको बचपन से बहुत प्रिय रही है। और मैं जब भी याद है छोटा था तो भगत सिंह इन सब की बातें तो ऊर्जा बढ़ती थी, एक बलिदान देने की चीज आती थी। इनके बारे में जब पढ़ता था कि हमारे पूर्वज या हमारे क्रांतिकारी भी करके किताबें हम लोग भी चलती थी बचपन में, अलग अलग क्लासेस में, 5th 6th 7th में, अजीब सी ऊर्जा बढ़ जाती थी कि आदमी अंग्रेजों के साथ लोहा लेते हुए एक पेड़ पे अकेला चारों तरफ अंग्रेजों घेरा हुआ और ये सबके साथ अपनी एक पिस्टल के साथ मुकाबला कर रहा है। और जब हम लोग पढ़ते हुए लिखा जब उनकी आखिरी गोली बची तो उनको लगा कि अब मैं अंग्रेजों के हाथ पड़ जाऊंगा, तब उन्होंने अपने कनपटी पे गोली मार दी। ये अजीब सी आत्मा को जैसे झिझोड़ती थी कि हमको इनके जैसे बनना है, इनके चीजों का पालन करना है। आज उसी महान सपूत, उस महान चरित्र के विषय में विस्तार से बताने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री वागीश शर्मा साहब को। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को प्रणाम। और जैसे कि हमारे इस संस्था, हमारी इस परिपाटी के अनुसार मैं गायत्री मंत्र से अपना उद्बोधन आरंभ करूंगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो चंद्रशेखर आजाद, एक 2 लाइनें कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहे। जिस महान क्रांतिकारी का यह उद्घोष हो, आप खुद सोच सकते हैं कि वो कितना महान रहा होगा। एक वक्त था स्वतंत्रता संग्राम के बीच का
जब इस नारे को हर एक युवा दोहराया करता था। भारतवर्ष को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने के प्रयास में देश के बलिदानी अनगिनत क्रांतिकारी अपनी बलिवेदी पर चढ़ गए, और उन्हीं गिने चुने, जिन्हें हम मात्र उंगलियों पर गिन सकते हैं, उन्हीं में से एक थे चंद्रशेखर आजाद। जैसा कि श्रद्धेय नेर साहब ने बताया, चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को सावन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को, तदनुसार सोमवार को, मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र झाबुआ के भाभरा गांव में एक कट्टर सनातन धर्मी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अब हम लोगों का यह सौभाग्य है कि उनके जन्म स्थान को अब आजाद नगर के रूप से जाना जाता है। बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी था, इसलिए उसका नामकरण उसके गुण रूप के अनुसार रखा गया चंद्रशेखर, चंद्रमा के समान जिसकी कांति है। हालांकि बचपन में स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए तो चंद्रशेखर बहुत ज्यादा हृष्ट पुष्ट नहीं थे। उनके पिता श्री पंडित सीताराम तिवारी और माता श्रीमती जगदानी देवी थी, और उनके पिता बड़े ईमानदार, स्वाभिमानी, साहसी और वचन के पति थे, और यही सारे गुण बालक चंद्रशेखर को अपने पिता से विरासत में मिले। इस तरह से हम देखें तो चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम चंद्रशेखर सीताराम तिवारी था। चंद्रशेखर आजाद क्योंकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रहते थे, तो बचपन में भील बालकों के साथ रहते थे। चंद्रशेखर ने धनुष बाण चलाना सीख लिया, और संभवतया जो उनका बाद में सटीक निशानेबाजी के बारे में जो उनके लिए कहा जाता था, वो संभवतः यहीं से उनको हुआ। हालांकि चंद्रशेखर आजाद की माताजी जो थी जगरानी देवी, उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, और इसीलिए हालांकि उनके बचपन के दिन बहुत गरीबी में बीते, इस कारण उनकी बालक चंद्रशेखर की अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई। गांव में ही एक बुजुर्ग थे मनोहर लाल त्रिवेदी, वही उन्हें घर पर निःशुल्क पढ़ाते थे, और इससे जो थोड़ा बहुत ज्ञान उनको मिलता था वो ले लेते थे। अच्छा, बालक चंद्रशेखर बचपन से ही बहुत निर्भीक थे। एक बार दीपावली के त्योहार के आसपास उनका कोई एक साथी कहीं से रंगीन माचिस ले आया। एक माचिस होती थी जिसपे बहुत सारा कलर्ड वो लगा रहता था, जिसे जलाने से अनेक तरह के रंग निकलते थे। वो एक एक तिल्ली जलाता, और उसमें से जो बाकी सब लोग उसको बड़े कौतूहल से देखते कि भाई ये क्या कर रहा है, इसमें से इतने रंग बिरंगी धुआं और तरंगे कैसे निकल रही। लेकिन ये समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये तिल्ली कैसे जलती है। अच्छा, ये भी सोच रहे थे कि जब एक तिल्ली जलाने से इतनी रोशनी होती है, यदि कई सारी तिल्लियों को एक साथ जला दिया जाए तो कितनी रोशनी होगी। बालक चंद्रशेखर ने ये बात अपने मित्रों से कही कि यदि कई सारी तिल्ली जलाएं तो बहुत आनंद आएगा। लेकिन इन सब तिल्लियों को जलाए को, इस प्रश्न पर सभी साथी संगी उनके मौन, क्योंकि सभी के मन में एक अनजाना भय था कि कहीं ये हाथ पैर भी जल सकते हैं इसकी वजह से। लेकिन बालक चंद्रशेखर के मन में तो जैसे भय का कोई कॉलम ही नहीं था, और वो निर्भीकता से के साथ बोले, लाओ मैं जलाकर दिखाता हूं। बालक ने वो पूरी माचिस की डिब्बी अपने पास ली और सारी तिल्लियों को लेकर एक साथ जला दिया, और तिल्लियां जैसे एकदम फक से जली और बहुत सारी रोशनी हुई। रोशनी देखकर सबको आनंद तो बहुत आया, लेकिन इससे चंद्रशेखर का हाथ भी जल गया। लेकिन वो रोए नहीं, और जब बच्चे उन्हें पास में एक हकीम जी के पास लेकर गए उस घाव पर मलहम लगाने के लिए, तो उनको लग रहा था कि अब बच्चा जो है जब घाव पर मलहम पट्टी होगी तो रोएगा। लेकिन उन्हें ये बहुत आश्चर्य हुआ कि बच्चा बालक चंद्रशेखर ने बड़ी निर्भीकता से अपने हाथ की पट्टी कराई और आराम से घर चला। 1921 के करीब जब युवा चंद्रशेखर ने पढ़ने के लिए सोचा कि भाई मैं कुछ अच्छी शिक्षा करूं, तो 14 वर्ष की आयु में संस्कृत पाठशाला काशी में उनका प्रवेश करवाया गया, और उसके बाद उन्होंने वहीं पढ़ाई की। हालांकि 20-21 के आसपास उनका पढ़ाई से बहुत ज्यादा मोह नहीं रहा,
और स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उनका जुड़ाव होता चला गया। हुआ क्या कि आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई आए, और जहां जहां वो भारत के दौरे पर गए, क्योंकि अंग्रेजों का राज था, वो उनके राजकुमार थे, तो वहां वहां भारतीयों ने एक प्लान किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। जब राजकुमार बनारस पहुंचने वाले थे तो उस समय भी वहां उनके बहिष्कार के लिए जुलूस निकाला गया। बनारस का एक प्रसिद्ध है दशाश्वमेध घाट। वहां जब जुलूस के की तैयारी की तो उसमें बालक युवा चंद्रशेखर भी अपने साथियों के साथ शामिल हुए। अब क्योंकि राजकुमार थे वहां आने वाले, और तो पुलिस का भारी बंदोबस्त था, और पुलिस वालों ने जुलूस को इधर उधर जुलूस में शामिल युवाओं को और लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करना शुरू किया। ये देखकर चंद्रशेखर के मित्र जो थे वो लाठी के प्रहार से बचने के लिए इधर उधर भाग गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने स्थान पर खड़े रहे। इसी बीच कुछ आंदोलनकारियों ने, जो एक बराबर में पड़ोस में एक कपड़े की, विदेशी कपड़े की दुकान थी, वहां पर धरना दे रहे थे, तो उन पर एक पुलिस वाले ने डंडे बरसाने शुरू किए, और यह अत्याचार देखकर बालक चंद्रशेखर से नहीं रुका गया। उन्होंने वहीं पास पड़ा एक पत्थर उठाया और दरोगा के सिर में जोर से दे मारा। निशाना तो चंद्रशेखर आजाद का अचूक था ही, दरोगा के सर फटा और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन ऐसा करते हुए एक साथी सिपाही ने उन्हें देख लिया और पकड़ लिया। गिरफ्तार होने के बावजूद भी चंद्रशेखर बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए, और जब उन्हें लेकर उनके कमरे पर गया तो वहां पर पुलिस वालों ने जब तलाशी ली तो उसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी और अनेक उस टाइम के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित लोगों के चित्र और लिटरेचर वहां मिली, और पुलिस वालों ने उन पर राष्ट्रद्रोह का आरोप लगा दिया। इसके बाद युवा चंद्रशेखर को थाने में ले जाकर हवालात में बंद कर दिया गया। दिसंबर की कड़ाके की ठंड, ऐसे में चंद्रशेखर को जानबूझकर ओढ़ने बिछाने के लिए कोई बिस्तर नहीं दिया गया, कि जिससे कि पुलिस वालों ने सोचा कि ये लड़का ठंड से घबरा जाएगा और माफी मांग लेगा। बालक है 14 वर्ष का, देखेंगे क्या होता है। लेकिन रात को इंस्पेक्टर साहब ने सोचा कि जरा देखूं बच्चे का क्या हाल है। उन्होंने ताला खोला तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि चंद्रशेखर आजाद वहां पर अपनी उस कमरे में दंड बैठक लगा रहे थे, और कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से तर थे। अगले दिन चंद्रशेखर आजाद को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उन दिनों जो मजिस्ट्रेट वहां पर डिप्यूटेड थे, उनकी गिनती कठोर मजिस्ट्रेटों में थी, और वो जितने भी अभियुक्त उनके सामने पेश होते थे, उनके वकीलों को जानबूझकर ये कहा करते थे कि किसी को पकड़कर छोड़ देना कोई चिड़ी मार का काम नहीं है, मेरे सामने जो आएगा मैं तो उसे सजा दूंगा। क्योंकि पुलिस वाले का काम सजा अपराधी को सामने लाना है, और मैं उसको सजा दूंगा, यही सोचकर उसके मन की स्थिति रहती है। खैर, बालक को अंग्रेज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उससे बालक से पूछा, तुम्हारा नाम? बालक ने उत्तर दिया, आजाद। मजिस्ट्रेट ने थोड़ा त्योरिया चढ़ी उसकी, और उसने कड़े स्वर में पूछा, तुम्हारे बाप का क्या नाम? बच्चे ने कहा, स्वाधीनता। अब युवक की ये हालत देखकर, या इस तरह की निर्भीकता देखकर न्यायाधीश को क्रोध हुआ। उसने कहा, तुम्हारा घर कहां पर है? बालक चंद्रशेखर ने गर्व से कहा, जेल की कोठरी। यह सब मजिस्ट्रेट के लिए बहुत ही अप्रत्याशित था। उसने क्रोध में बालक चंद्रशेखर को 15 कोड़े या बेंत लगाने की सजा दी। बेंत लगाने के लिए चंद्रशेखर को जेल खाने में ले जाया गया। उस समय का जेलर भी बनारस का बहुत क्रूर स्वभाव का था, और उसको कैदियों को या ऐसे भारतीय जो क्रांतिकारी आते थे उनको सजा देने में बड़ा आनंद आता। अतः बेंत लगाने का कार्य जब उसे सौंपा गया तो बाकी और लोगों ने सोचा कि आज इस बच्चे की जान आफत में आ जाएगी। कोड़े लगवाने के लिए उसने चंद्रशेखर को एक तख्ते से बंधवाया। तो बालक चंद्रशेखर ने कहा
कि बांधते क्यों हो, मारो, मैं खड़ा हूं, मैं भागूंगा नहीं। उस समय उनके शरीर पर एक लंगोट था और कोई वस्त्र नहीं था। अच्छा, शरीर पर कोड़े या बेंत से खाल ना अलग हो जाए इसलिए उस पर शरीर पर पहले एक लेप लगा दिया जाता था और उसके बाद फिर जल्लाद से कहा जाता था कि अब बेंत लगाओ। खैर, ये सब कराने के बाद जल्लाद को आदेश दिया गया कि बेंत लगाओ। आदेश का पालन होते ही बालक चंद्रशेखर के शरीर पर तड़ातड़ बेंत पड़ने लगे, लेकिन चंद्रशेखर ने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी और उनकी हिम्मत और सहनशीलता ने उस बनारस के निर्दयी जेलर को भी हिला दिया। शरीर पर पड़ने वाली जबरदस्त बेंतों की मार भी उनके शरीर होठों की मुस्कुराहट को नहीं हटा सकी और चेहरे पर दमदमाते चमचमाते देशभक्ति के भाव रहे और हर भेद के साथ वो भारत माता की जय, वंदे मातरम, महात्मा गांधी जिंदाबाद तो नारे लगाते रहे। ये सब देखकर वो जेलर बहुत झुंझला गया और उसने आजाद से कहा, किस मिट्टी के बने हुए हो? तभी उपस्थित लोगों ने भी चंद्रशेखर की सहन शक्ति को बहुत आश्चर्य से देखा। अच्छा, 15 बेतों की सजा के पश्चात उस समय का जेल का नियम था कि जेलर ने उन्हें 3 आने पैसे चंद्रशेखर को दिए, लेकिन स्वाभिमानी चंद्रशेखर ने वो पैसे जेलर के मुंह पर फेंक दिए और उसके बाद उन्हें जेल के घावों पर मरहम पट्टी के लिए जेल के डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां उसने दवा लगा दी, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। वो किसी तरह धीरे धीरे चलते हुए जेल से बाहर निकले, लेकिन इस समय तक उनकी वीरता और साहस की कहानी पूरे बनारस में फैल चुकी थी। जेल के दरवाजे पर शहर की जो जनता थी वो फूल मालाएं लेकर और उनका स्वागत करने के लिए, तिलक लगाने के लिए तैयार खड़ी थी। सबने मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें कंधे पर उठाकर चंद्रशेखर आजाद की जय, भारत माता की जय और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते। अगले दिन बनारस से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में आजाद की फोटो और वीर बालक आजाद के शीर्षक से अनेक समाचार प्रकाशित हुए। समाचार पत्रों के इस ग्रुप के संपादक बाबू संपूर्णानंद जी थे, जो उस समय महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी थे। आप देखिए कि 15 बेतों की सजा ने किशोर अवस्था में ही चंद्रशेखर आजाद को एक नामचीन नेता के रूप में स्थापित कर दिया। उनकी सजा क्रूर और दर्दनाक थी, लेकिन इस घटना ने भारत माता के प्रति उनकी श्रद्धा को बलवती किया और क्रांति की चिंगारियां जो उनके मन में धीरे धीरे चल रही थी, अब वो पूरी एक चिंगारी के रूप में परिवर्तित हो गई। अब उनके जीवन का एक ही संकल्प रह गया और वो था देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करना। चंद्रशेखर आजाद को निशानेबाजी की ट्रेनिंग बचपन से ही मिली थी, क्योंकि वो भील बालकों के साथ धनुष बाण चलाना सीखते थे और इसी के कारण वो बंदूक या पिस्तौल चलाने में भी बहुत सटीक निशानेबाज थे। 1922 में चौरी चौरा की घटना हुई और इस घटना में आजाद उनके गांधी जी के संपर्क में आए और गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से उनको आजाद का नाम दिया। जब क्रांतिकारियों का आंदोलन तेज हुआ तो आजाद उसकी तरफ भी आकर्षित हुए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गए। हालांकि ये रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व की पार्टी थी और उसी के संदर्भ में 1925 में उन्होंने काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। आजाद के बारे में यह कहा जाता था कि वो कभी भी भेष बदलने में और धोखा, अंग्रेजों को या पुलिस को धोखा देने में बहुत निपुण थे। आजाद पर इस कांड के बाद 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए और इन प्रदर्शनों में भाग लेने पर अंग्रेजी शासक ने लाठीचार्ज किया। आप सभी लोग जानते हैं कि इसी लाठीचार्ज से आहत होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और एक गुप्त योजना के तहत चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट स्कॉट, जो इस लाजपत राय जी की घटना के पीछे मुख्य अधिकारी था, उसको मारने की योजना बनाई। राजगुरु को भी बहुत अच्छा गनमैन माना जाता था, क्योंकि उनका भी
निशाना बहुत अजीब था। अब योजना के अनुसार भगत सिंह और राजगुरु लाहौर कोतवाली के सामने घूमते रहे और उनका एक साथी जयगोपाल वहां साइकिल ठीक करने की का नाटक करते हुए खड़ा हो गया। जैसे ही गोपाल ने इशारा किया, ये दोनों भगत सिंह और राजगुरु सतर्क हुए और जैसे ही 4:15 बजे के करीब एएसपी सैंडर्स वहां से गुजरे तो राजगुरु ने एक सीधी उनके गोली सर में मार दी और इसके तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोली दागकर उसको बिल्कुल मरना निश्चित कर दिया। जब ये दोनों गोली मारकर भाग रहे थे तो एक सिपाही चरण सिंह ने इनका पीछा किया और चंद्रशेखर आजाद, जो इसमें पर्दे के पीछे रहकर सारी घटना को देख रहे थे और आवश्यकता पड़ने पर जिनकी ड्यूटी थी इसको अंजाम देने की, उन्होंने उस चंदन सिंह को कहा कि बेटा तो इनका पीछा मत कर, नहीं तो मैं मार दूंगा। लेकिन वो कुछ ज्यादा ही अपने आप को अंग्रेजों का अपना मानता था, अंग्रेजी सरकार का अपना सिपाही था, तो उसने वो नहीं माना और आजाद ने उसको वहीं गोली मार दी। इस तरह से इन तीनों ने, आजादी, भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। अच्छा, उन्हें पुलिस ऑफिसर स्कॉट को मारना था, लेकिन गलती से क्योंकि सैंडर्स आ गए इसलिए उन्होंने उसे उड़ा दिया। इस कांड के बाद आजाद के सर पर 5,000 रुपए का इनाम अंग्रेजी सरकार ने घोषित कर, क्योंकि आजाद पकड़ में नहीं आ रहे थे इसलिए इनाम घोषित होते रहे, लेकिन कभी भी किसी को इनाम नहीं मिला। इसके बाद लाहौर में जगह जगह पर्चे चिपका दिए गए जिन पर लिखा हुआ था कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला हमने ले लिया। और चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों के इस कदम को समस्त भारत के क्रांतिकारियों ने खूब सराहा। आजाद प्रखर देशभक्त थे। कारोकोरी कांड में फरार होने के बाद भी उन्होंने छिपने के लिए एक साधु का वेश बनाया। साधु का वेश वो इतना बखूबी बनाते थे कि कोई उनको पहचान नहीं पाता था और ऐसा उन्होंने कई बार किया। एक बार तो वो धन जुटाने के लिए गाजीपुर के पास एक मरणासन्न साधु का चेला बनकर कुछ दिन उनके पास रहे। उनका ये मन था कि जब ये मर जाएंगे, अभी मैं कुछ दिन सेवा करूंगा, जब ये साधु महाराज मर जाएंगे तो ये मठ की संपत्ति हमारी हो जाएगी और यहाँ से अपनी स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियां चलाते रहे। परंतु कुछ देर उनकी सेवा शुश्रूषा और चंद्रशेखर आजाद का भाग्य या दुर्भाग्य कहिए, जो साधु मरणासन्न होने को थे वो कुछ दिन में हट्टे कट्टे होकर नॉर्मल हो गए। तो चंद्रशेखर ने भी उसको वहां से छोड़ने का, उस आश्रम को छोड़ दिया। 1931 में एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में उन्होंने रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। चंद्रशेखर आजाद का नाम आते ही हमारे मन में एक मूंछ पर ताव देता हुआ नौजवान सामने आता है और जिसको पूरी दुनिया आजाद के नाम से जानती है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश के कई क्रांतिकारी वीर सपूतों की याद आज भी हमारे रूह में जोश और देश प्रेम भरती है। एक समय वो था जब लोग अपना सब कुछ छोड़कर देश को आजाद कराने के लिए बलिदान देने को तैयार रहते थे। वीरता की कहानी हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों ने रखी थी। वो आजादी की लड़ाई थी जिसमें वो एक विशेष कड़ी थी जिसके बिना आजादी मिलना नामुमकिन था। चंद्रशेखर आजाद ने झांसी में भी कुछ दिनों के लिए अपना एक गढ़ बनाया था। झांसी से करीब 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वो अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। क्योंकि ये अचूक निशानेबाज थे, इसलिए दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम भी नहीं करते। इनके साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी, ये पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छदम नाम से वहां पे बच्चों को अध्यापन का कार्य भी कराते थे। और वहीं पास में धीमारपुर गांव में इसी नाम से लोगों के बीच में प्रसिद्ध थे। झांसी में रहते हुए, जब ये झांसी में रह रहे थे आजाद, तो तभी इन्होंने गाड़ी चलाना सीख लिया। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि आजाद के प्रशंसकों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन और जवाहरलाल नेहरू भी थे। जवाहरलाल नेहरू से आजाद की भेंट आनंद भवन में हुई थी। उसका जिक्र नेहरू जी ने अपनी आत्मकथा फांसीवादी मनोवर्ती के रूप में भी किया है। हालांकि मनमथ नाथ गुप्त ने इसकी आलोचना भी की है।
क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि नेहरू जी ने आजाद को अपने दल के कुछ सदस्यों को समाजवाद के प्रशिक्षण हेतु रूस भेजने के लिए कुछ हजार रुपए दिए थे, और उनमें से कुछ रुपए जब आजाद की शहादत हुई उस समय उनके वस्त्रों में संभवतः सुरेंद्र नाथ पांडे और यशपाल जो इनके साथी थे उनको रूस भेजना था। लेकिन 1928 से 1931 के बीच में क्रांतिकारियों की शहादत का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि ये क्रांतिकारियों को दल पूरा इधर उधर बिखर गया। चंद्रशेखर आजाद की इच्छा के विरुद्ध जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने का प्लान बनाया तो आजाद के ऊपर पूरे दल की जिम्मेदारी आ गई। सैंडर्स के वध में भी उन्होंने भगत सिंह का साथ दिया था और बाद में उन्हें छुड़ाने की भी पूरी कोशिश की। आजाद की सलाह पर ही यशपाल ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के नजदीक वायसराय की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन वायसराय इसमें बच गए। लेकिन उनके साथी कुछ जो कर्मचारी थे वो मर गए। आजाद को इससे बड़ी क्षुब्ध हुए इस बात से। 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा के साथ मिलकर आजाद ने एक बम का परीक्षण किया, और उस बम का परीक्षण करने के पीछे इनका यह था कि हम यदि ये बम का परीक्षण ठीक हो गया तो हम भगत सिंह को लाहौर की जेल से बचा लेंगे। लेकिन वो परीक्षण सफल नहीं हुआ और भगवती चरण वर्मा की उसमें बहुत शहादत हो गई, और वो ये सारी योजना जो थी भगत सिंह को जेल से छुड़ाने की वो खटाई में पड़ गई। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनकी फांसी रुकवाने के लिए आजाद ने बहुत प्रयास किए और दुर्गा भाभी को भी गांधी जी के पास भेजा, लेकिन वहां से कोई उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। आजाद ने अपने बलबूते पर झांसी और कानपुर में अपने अपने अच्छे अड्डे बनाए। झांसी में मास्टर रुद्रनारायण, सदाशिव मलकापुर, भगवान दास माहौर और विश्वनाथ घनश्यामपन नाम के 4 उनके बहुत सक्रिय सदस्य थे, जबकि कानपुर में पंडित शालिग्राम शुक्ल उनके प्रिय थे। शालिग्राम शुक्ल को 1 दिसंबर 1930 को पुलिस ने आजाद से एक पार्क में मिलते जाते वक्त पकड़ लिया, और जब उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की तो उन्हें वहीं शहीद कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने मृत्यु दंड पाने वाले अपने तीनों प्रमुख साथियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम कराने के बहुत प्रयास किए। खैर 6 फरवरी 1931 को जब पंडित मोतीलाल नेहरू का देहांत हुआ तो अपनी निकटता के कारण आजाद भेष बदलकर उनकी शव यात्रा में शामिल हुए। आजाद के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सेंट्रल कमेटी मेंबर वीरभद्र तिवारी अंग्रेजों के मुखबिर बन गए और उन्होंने आजाद की मुखबरी की। संगठन के क्रांतिकारी रमेश चंद्र गुप्त ने भी उड़ी जाकर तिवारी पर गोली चलाई, लेकिन गोली मिस हो गई और तिवारी बच गए। गुप्ता की हालांकि बाद में गिरफ्तारी हो गई और उन्हें 10 साल की सजा। 20 फरवरी 1931 को आजाद गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलने सीतापुर जेल में गए, तो विद्यार्थी जी ने उनसे कहा कि आप जाओ जवाहरलाल नेहरू से इलाहाबाद जाके मिले। चंद्रशेखर आजाद जब नेहरू जी से मिलने आनंद भवन गए तो नेहरू जी ने चंद्रशेखर आजाद से मिलने या उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ये जो है आजाद या इनके ग्रुप की जो गतिविधियां हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन में शांति प्रिय आंदोलन को ये भंग कर रही है। गुस्से में चंद्रशेखर आजाद वहां से अपने साथी सुखदेव, राजगुरु के साथ चल दिए, निकल गए और एल्फ्रेड पार्क पहुंच गए। वो सुखदेव के साथ अपने आगामी योजनाओं के बारे में बात कर ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें घेर लिया। सीआईडी के एसएसपी नॉट बाबर जीप में वहां पहुंच गया और उसके पीछे पीछे भारी संख्या में कर्नलगंज थाने की पुलिस हो गई और दोनों ओर से भयंकर गोलीबारी में आजाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा और कई अंग्रेज सैनिक भी घायल हो गए। देश प्रेम, वीरता और साहस की एक ऐसी मिसाल थे चंद्रशेखर आजाद कि जिसका कोई भी आप कंपैरिजन का कोई भी उस समय का क्रांतिकारी उस समय नहीं।
मात्र 25 साल की उम्र में भारत माता के लिए शहीद होने वाले इस महापुरुष, महान क्रांतिकारी के ने संकल्प किया था कि वो ना तो कभी पकड़े जाएंगे और ना ही कभी ब्रिटिश सरकार से माफी मांगेंगे। और ये भी तय है कि ब्रिटिश सरकार उन्हें कभी भी फांसी पर नहीं चढ़ा सकेगी। और इसी संकल्प को पूरा करते हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि 27 फरवरी 1931 को एल्फ्रेड पार्क में उन्होंने स्वयं को गोली मारकर मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप ये देखिए, पुलिस के अंदर आजाद का इतना भय था कि उनके के मृत्यु के बाद भी उनके मृत शरीर के पास जाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। हालांकि चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी हुई थी, लेकिन उनके मृत शरीर पर भी गोलियां चलाई और जब पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि हाँ चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो गई है, तब उनके शरीर के पास पहुंचे। हालांकि बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस पार्क में उनका निधन हुआ उसका नाम परिवर्तित कर चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। और मध्य प्रदेश के, जैसा मैंने आपको बताया, जहां उनका जन्म हुआ था, धीमारपुर नामक गांव, उसका नाम भी आजादपुर रख दिया। पुलिस ने बिना किसी को सूचना दिए चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार कर दिया। जैसे ही आजाद के बलिदान की खबर जनता को लगी, सारा इलाहाबाद एल्फ्रेड पार्क की तरफ उमड़ पड़ा और जिस वृक्ष के नीचे आजाद शहीद हुए थे, लोग उस वृक्ष की पूजा कर रहे थे। वृक्ष के तने के चारों ओर झंडियां बांधी गई और लोग उस स्थान की माटी को अपने कपड़ों में, बोतलों में और बर्तनों में भर भर कर ले जाते थे। पूरा शहर, इलाहाबाद शहर, आजाद के बलिदान की खबर से तनाव में हो गया और शाम होते होते सभी सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे और लोग सड़कों पर उतर आए। आजाद के बलिदान की खबर जब नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू को मिली तो उन्होंने तमाम कांग्रेसी नेताओं और अन्य देशभक्तों को इसकी सूचना दी। बाद में शाम के वक्त लोगों का हुजूम पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में रसूलाबाद शमशान घाट पर पहुंचा और कमला नेहरू भी उनके साथ पहुंची। अगले दिन आजाद की अस्थियों को चुनकर युवकों का एक जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में इतनी भीड़ थी कि इलाहाबाद की मुख्य सड़कों पर जाम लग गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे इलाहाबाद की जनता के रूप में पूरा हिंदुस्तान अपने इस महान सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। जुलूस के बाद एक सभा हुई और शचीन्द्रनाथ सान्याल की पत्नी प्रतिभा सान्याल ने उसको संबोधित करते हुए कहा था कि जैसे बंगाल में खुदीराम बोस का बलिदान हुआ और उनकी राख को लोगों ने अपने घर में ले जाकर सम्मान दिया था, वैसे ही आजाद को भी सम्मान मिलेगा। सभा को कमला नेहरू और पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी संबोधित किया। आजाद की मृत्यु पर आजाद की वीरता और साहस की प्रशंसा करते हुए सीआईडी के तत्कालीन एसपी मिस्टर ब्लैंडॉन ने कहा था कि उन्होंने ऐसा सटीक निशानेबाज आज तक नहीं देखा। और यह भी सत्य है कि यदि आजाद की जांग में गोली ना लगी होती तो एल्फ्रेड पार्क से कोई भी पुलिस वाला अफसर जिंदा नहीं बचकर वापस लौट। बहुत बड़ी बात है। प्राय सभी क्रांतिकारी उन दोनों रूस के क्रांतिकारियों की कहानियों से बहुत प्रभावित थे और आजाद भी थे, लेकिन वो खुद पढ़ने के बजाय दूसरों से सुनने में इसको आनंद लेते थे। एक बार दल के गठन के संबंध में उन्होंने बंबई का दौरा किया और कई बार फिल्में भी देखी। हालांकि फिल्मों के प्रति वो बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं हुए और फिल्मों से ज्यादा उनका प्रेम नहीं। आजाद की वीरता ने एक नई परिभाषा दी। उनके बलिदान के बाद आंदोलन और उग्र हुआ और उससे उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर हजारों युवक स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आजादी का उनका सपना पूरा तो हुआ, लेकिन वो उसे जीता जी नहीं देख सकते। उस समय के जितने भी लोग थे, समकक्ष थे या बड़े थे या छोटे थे, वो सभी चंद्रशेखर आजाद को प्यार से या सम्मान से पंडित जी कहकर बुलाया। राम प्रसाद बिस्मिल के क्रांतिकारी संगठन से जुड़ने के बाद आजाद की जिंदगी बदल गई। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए कई बार सरकारी खजानों को लूटने के भी उपक्रम किए, क्योंकि उनका यह मानना था कि यह धन भारतीयों का है जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। और राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 1925 में उन्होंने काकोरी कांड को में सक्रिय रूप से भाग लिया।
मनमथनाथ गुप्त ने आजाद के बारे में बहुत लिखा है और उन्होंने कहा है कि एक बार आजाद इन डकैतियों को डालने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते थे, लेकिन क्योंकि क्रांतिकारियों को पैसे की आवश्यकता होती थी इसलिए वो इन सब कामों को अंजाम देते थे। एक बार प्रतापगढ़ के नजदीक किसी गांव के सरपंच के यहाँ एक डकैती डाली गई, इसमें बिस्मिल आजाद और सभी साथी वहां से निकले। घर में घुसने के बाद जब मुखिया को उन्होंने पकड़ा तो बिस्मिल ने साफ निर्देश दे दिया था कि हमारा मकसद पैसा लूटना है, किसी की हत्या करना नहीं है। और उन्होंने अपने साथियों से भी कह दिया कि ये इस बात का ध्यान रखिएगा किसी महिला के साथ बदसलूकी ना हो। बाकी सब लोग घुस गए और बिस्मिल पिस्टल लेकर बाहर पहरा जारी करते रहे। जब अंदर क्रांतिकारी घुसे तो अंदर चीख पुकार सी मच गई और महिलाओं से अभद्रता ना करने का साफ निर्देश था। इसका फायदा उठाकर एक महिला ने चंद्रशेखर आजाद के हाथ से पिस्टल छीन ली और चंद्रशेखर आजाद ने छीना झपटी की, लेकिन वो महिला पर हाथ तो उठा नहीं सकते थे। हंगामा शुरू कर गांव वाले भी वहां पर आ गए और बिस्मिल ने उन्हें रोका गांव वालों को और साथ में अपने साथियों से कहा कि भाई अब यहाँ से भागो, पैसा वैसे के लूटने की बात छोड़ो। इस तरह ये पहली जो उनका वो था प्रयास पैसा इकट्ठा करने का वो बेकार गया और एक पिस्टल और उनके हाथ से चली गई। एक बार और फिर वो फर्दर एक जमींदार के यहाँ डकैती डालने लगे तो इसी बीच जब डकैती का ये काम चल रहा था तो उनके एक साथी ने वहां मौजूद एक जो उस घर की जवान लड़की थी उसके साथ अभद्रता की। चंद्रशेखर आजाद ने जब ये देखा तो उसे चेतावनी दी कि ऐसा मत करो, लेकिन जब उसने आजाद की बात नहीं मानी तो उन्हें ये सब बर्दाश्त किया और उन्होंने वहीं पर उस युवक पर गोली चला दी और इस अभद्रता के लिए उस परिवार से माफी मांगी और वहां से भी बिना कुछ लिए वापस आ गए। इस तरह से हम देखते हैं कि आजाद का जीवन दो हिस्सों में बटा रहा। पहला हिस्सा काकोरी कांड का तक का है जब उन्होंने सत्येंद्र सान्याल बिस्मिल जैसों के साथ मिलकर काम किया और काकोरी के बाद की जो घटनाएं हैं उनमें बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी आदि के साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के वो अकेले ऐसे नेता थे जो कभी गिरफ्तार नहीं हुए। हालांकि भगत सिंह के साथ मिलकर गाजियाबाद उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सारे काम किए, लेकिन और इसी कारण से उन्होंने इसका नाम बदलकर जब भगत सिंह के साथ जुड़े तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। आजाद की मृत्यु के बाद उनकी जो पिस्तौल थी वो अंग्रेज अफसर नॉट बावर को गिफ्ट कर दी गई जो उस मुठभेड़ का नेतृत्व कर रहे थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार जॉन नॉट बावर के रिटायर होने के बाद सरकार ने चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल उन्हें उपहार में दी थी और वो उसे अपने साथ लेकर इंग्लैंड चला गया। ये भी बात सुनने में आती है कि बाद में इलाहाबाद के कमिश्नर मुस्तफी जो बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी हुए, उन्होंने बावर को पिस्तौल वापस लौटाने के लिए पत्र लिखा, लेकिन बावर ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद लंदन में भारतीय उच्चायोग की कोशिशों के बाद बावर इस पिस्तौल को इस शर्त पर लौटाने के लिए तैयार हुए कि भारत सरकार उनसे लिखित में अनुरोध करे। सरकार ने 1972 में ये एक फॉर्मल लेटर लिखा और आजाद की वो पिस्तौल वापस आई। यह पिस्तौल फिर 27 फरवरी 1973 को लखनऊ में एक संग्रहालय में रखी गई और वहां पर इस पिस्तौल को रखने के लिए एक विशेष कक्ष बनाया गया। चंद्रशेखर आजाद अपने पिस्तौल को बमतुल बुखारा कहते थे और इसका निर्माण अमेरिकन फायर कंपनी से हुआ था 1903। ये एक विशेष पिस्तौल थी 32 बोर की और इसकी क्वालिटी ये थी कि इसमें 8 बुलेट की मैगजीन लगती थी और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इससे धुआं नहीं निकलता। चंद्रशेखर कहते थे कि चंद्रशेखर नाम सूरज का प्रखर उत्ताप हूं मैं, फूटते ज्वालामुखी सा क्रांति का उद्घोष हूं मैं, कोष जख्मों को लगे इतिहास के जो वक्ष पर हैं, चीखते प्रतिशोध का जलता हुआ आक्रोश में, आंसुओं को तेज मैं तेजाब का देने चला हूं, जो रही कल तक पराजय आज उस पर जीत हूं मैं,
मैं प्रभंजन हूं, घुटन के बादलों को चीर देने, बिजलियों की धड़कनों का कड़कड़ाता संगीत हूं। जैसे महाभारत में अर्जुन का पूरा ध्यान अपनी बात पर रहता था। अर्जुन ने जब द्रौपदी स्वयंवर में उनसे पूछा गया कि आपको क्या नजर आया, तो उन्होंने कहा था केवल मछली की आंख। उसी तरह आजाद का भी पूरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि आजादी हमको लेनी है। और इसी उनके जीवन के विशुद्ध आजादी के प्रयासों के अलावा उनके जीवन के और भी बहुत सारे प्रसंग हैं। एक बार ऐसा हुआ, जब भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर इलाहाबाद में रह रहे थे। एक दिन सुखदेव कहीं से कोई कैलेंडर लेके आए जिस पर उस समय की किसी फिल्मी हीरोइन का तस्वीर थी। सुखदेव को वो कैलेंडर अच्छा लगा, उन्होंने लाके वो कमरे में टांग दिया और वो किसी अन्य काम से चले गए। उनको जाने के बाद चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे तो कैलेंडर को देख के उनकी भ्रुकुटी तन गई और उन्होंने गुस्से में पूछकर कहा कि कौन लाया है। सबने कहा कि ये तो, बता दिया कि ये तो सुखदेव लाए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने वो कैलेंडर लिया और बिना कुछ कहे उसे फाड़कर फेंक दिया। कुछ देर बाद सुखदेव वापस आए और दीवार पर कैलेंडर को ना देखकर वो इधर उधर देखने लगे। और जब उन्हें कोने में वो कैलेंडर फटा हुआ मिला, वो भी बहुत क्रोधित हो गए। अब सुखदेव भी बहुत गर्म मिजाज के थे, उन्होंने गुस्से में सबको ललकारा कि किसने उनके लाए हुए कैलेंडर की ये दशा की है। आजाद आगे आए और बोले, हमने किया है। सुखदेव थोड़ा कसमसाए, परंतु चंद्रशेखर आजाद के सामने क्या बोलते, तो इसलिए धीरे से बोले, अच्छी तस्वीर थी इसलिए ले आया था। आजाद ने कहा, यहां ऐसी तस्वीरों का क्या काम। और उन्होंने उस दिन सुखदेव को समझा दिया कि ऐसे किसी भी आकर्षण से लोगों का ध्यान ध्येय से भटक सकता है। एक और घटना है इसके बाद की, कि जब अंग्रेजों का दमन चक्र तेजी से चल रहा था और जनता में रोष था, तो एक दिन महिलाएं इलाहाबाद में जुलूस निकाल रही थी और हाथ में रास्ते में मिलने वाले हर एक पुरुष को चूड़ियां भेंट कर रही थी, और जिससे कि वो, उनका उद्देश्य ये था कि पुरुष जो हैं इसको कुछ इस आंदोलन में सक्रिय भाग लें। चांस की बात है, चंद्रशेखर आजाद अपने साथियों के साथ वहां से गुजर रहे थे तो महिलाओं ने उन्हें भी घेर लिया। एक महिला ने गरजते हुए उनसे कहा, आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला, आप सब मर्द हो, चूड़ी पहनकर घर बैठा हो, ये तो अब आंदोलन हम चलाएंगे। एक दो महिलाओं ने आगे बढ़कर चंद्रशेखर आजाद का पकड़ा हाथ और कहने लगे, लो इन्हें भी चूड़ियां पहनाओ। अब जाहिर सी बात थी वो चंद्रशेखर आजाद को पहचानती नहीं थी। चंद्रशेखर आजाद मुस्कुराए और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, लो बहन पहना लो चूड़ियां। अब कद्दावर शरीर के स्वामी और हर्ष पुष्ट हाथों वाले आजाद के हाथों में भला चूड़ियां चढ़ती। कुछ देर में वो महिलाएं शर्मिंदा हो गई। और इसी तरह की एक और हल्की सी एक कहानी है कि चंद्रशेखर आजाद ने एक चाकू चलाने के माहिर गुरु से संपर्क किया कि आप मुझे चाकू चलाना सिखाओ। तो चंद्रशेखर आजाद उनकी छत पर चाकू चलाना की प्रैक्टिस करते थे। पड़ोस की एक छत पर एक लड़की और उसका छोटा भाई इस ट्रेनिंग को रोज देखा करते थे। दोनों टाइम से छत पर आते और आजाद को ट्रेनिंग लेते हुए देखते। एक दिन कुछ संयोग ऐसा हुआ कि चंद्रशेखर आजाद का ध्यान थोड़ा सा भटका और वो चाकू चंद्रशेखर आजाद के शरीर को छीलता हुआ निकल गया। और वो उस्ताद जी बोले कि बेटा ये जो कंसंट्रेशन को जरा आप यहीं रखो, और छत पर और बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं, उन पर अपना ध्यान मत भंग होने दो। उस्ताद जी के मुस्कुराते हुए ये कहने थे कि लड़की का दिल तुम पर शायद आ गया है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रेम, विवाह, परिवार, धन संपत्ति, ये जो सारे सुख है एक सामान्य मनुष्य अपने जीवन में चाहता है, उन्हें मैं कभी नहीं चाहता। और मेरा उस्ताद जी केवल एकमात्र ध्येय है कि देश को आजादी कैसे दिलानी। जिस बहुमूल्य आजादी के लिए इन लोगों ने काम किया, विशेषकर आजकल के जो नेता उसका दुरुपयोग करते हैं, ये बहुत ही उन बलिदानों के लिए
बहुत ही हमें रोष की बात है। वो लोग इतने काबिल और कर्मठ थे, चाहते थे वो भी अपना ऐश्वर्य से जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना इस सब चीजों को, अपने ऐश्वर्य को, अपनी सुविधाओं को एक तरफ ताक पर रखकर केवल गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए देश को, अपनी पूरे जीवन को होम कर दिया। नमन है ऐसी चंद्रशेखर आजाद जैसी आत्माओं को। मात्र 15 वर्ष की आयु में गिरफ्तारी, कोर्ट, जज के सवालों के सटीक जवाब, जेलर के 15 कोड़े और मुस्कुराते हुए सजा को सहन करने की घटना उनके जीवन की वो महत्वपूर्ण घटना थी जिसके कारण चंद्रशेखर आजाद, जिस घटना ने चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद बना दिया और क्रांतिकारियों की उच्च श्रेणी में रख दिया। हृष्टपुष्ट शरीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, कुशल रणनीतिकार और स्थित और एकाग्र मन वाले चंद्रशेखर आजाद अनेक युवाओं तथा भगत सिंह, सुखदेव क्रांतिकारियों जैसे क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत थे और देश की स्वतंत्रता, स्वाधीनता के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित किया। अंतिम बात कहकर मैं इस आज की उसको करूंगा, सिसकियों पर अब किसी अन्याय को पलने न दूंगा। जुल्म के सिक्के किसी के मैं यहां चलने ना दूंगा। खून के दीपक जलाकर अब दिवाली ही मनेगी, इस धरा पर अब जुल्म की होलियां जलने ना दूंगा। ऐसे महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद के जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी। आज आपने क्रांतिकारी और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आजाद का जीवन वृत्तांत सुनाया। हम आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी। पहले की तरह ही आज भी आपने अपनी ही शैली में बहुत सुंदर तरह से एक महान पुरुष का, वाकई में सामान्य पुरुष तो नहीं थे, सामान्य बिल्कुल नहीं थे, उनका अपनी इतनी सुंदर शैली में उनके चरित्र का आपने आज वर्णन किया। कुछ ऐसी घटनाएं बताई जिनको बैठ के यहाँ पे, मतलब हम लोग किसी कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाने, एकदम से खून का दौरा बढ़ जाना। मैं बड़े ध्यान से आज एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहा था। सामान्य पुरुष होते तो 15 वर्ष की आयु में आप देखते आजकल के बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं, अपनी बातों को कह भी नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। उस बंदे ने कहाँ तक पहुंच गया। और अगर सामान्य पुरुष होते तो 25 वर्ष की आयु में उन्होंने जितनी घटनाएं उनके जीवन में घटी हैं और आज की तारीख तक, यानी कि 1931 में उनकी मृत्यु हुई है और आज 90 वर्ष बाद आज हम उनकी जीवन गाथा कह रहे हैं, तो अगर सामान्य पुरुष होते तो उनके विषय में कौन इस तरह बात करता है। वाकई में असामान्य पुरुष थे, एक महान पुरुष थे, महान आत्मा थे। और ऐसी महान आत्माएं युगों युगों में कहीं जन्म लेती हैं जिनका सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने ध्येय को प्राप्त करना है। ऐसा ध्येय जो सिर्फ उनके लिए ना हो, पूरे समाज के लिए हो, पूरे राष्ट्र के लिए हो, पूरे विश्व के कल्याण के लिए हो। ऐसी महान आत्माओं को हमारा शत नमन है। और जिस शैली के साथ, जिस सुंदरता के साथ आपने वर्णन किया है, उसको भी हम सबका बहुत बहुत नमन। बहुत बहुत धन्यवाद वागीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद नायब साहब, बहुत बहुत वागीश शर्मा जी। आइए हम ओम से अपना समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।